ऑल राइट फ्रेंड्स, तो उम्मीद है आप लोगों ने दिवाली अच्छे से मनाई होगी। और अब दिवाली गुजर गया है, दिवाली खत्म हो गई है और अब आ गया है नवंबर और साथ ही साथ दिसंबर में 14 दिसंबर को सीटेट का पेपर है। इसलिए अब जो है 1.5 महीने से भी कम का वक्त बचा है। इसलिए हमें अब जुट जाना चाहिए अपने सीटेट की तैयारी के लिए। और आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी का इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कंस्ट्रक्ट ऑफ इंटेलिजेंस। कैसे कैसे इंटेलिजेंस को डिफाइन किया है डिफरेंट डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट ने, डिफरेंट डिफरेंट लोगों ने, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ नेक्स्ट वीडियो में जो अभी आप जाके देख सकते हैं, उस वीडियो में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैंने सॉल्व करा के रखा है, तो वो भी जाके जरूर देखिए सो दैट आपका इस टॉपिक पर पूरा कमांड हो जाए। और हर बार इसमें से क्वेश्चन रहता ही रहता है, ठीक है। इस बार भी बहुत उम्मीद है कि इसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए थियरी प्लस पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोनों करेंगे तो पूरा टॉपिक पर आपका कमांड रहेगा। और जो है 2 या 3 क्वेश्चन आपके गारंटीड पक्के हो जाते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए सो दैट आपको सारे वीडियोज के नोटिफिकेशन तुरंत मिलते रहें। और चलिए फिर अब शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें हम लोग थियरी डिस्कस कर लेते हैं। पहले कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स है जिसे हमें जानना बहुत जरूरी है। और मुझे पहले इसको सेट कर लेने दीजिए स्क्रीन पर सो दैट आपको पूरा पीडीएफ विजिबल हो। जस्ट अ मिनट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इंटेलिजेंस का डेफिनेशन क्या है। देखो, इंटेलिजेंस का डेफिनेशन ये होता है कि कोई भी इंसान किसी काम को जांच परख के कितने कौशलता से, कितने बेहतरीन तरीके से उसको सॉल्व कर सकता है किसी भी प्रॉब्लम्स को, और कितने यूनिक वे में, कितना क्रिएटिव वे में उसको जो है सॉल्व कर सकता है। इसी को हम लोग इंटेलिजेंस कहते हैं। तो बेसिकली एक्चुअल में यहाँ पर कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है इंटेलिजेंस का। तो वो जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि देयर इज नो स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ व्हाट एग्जैक्टली कॉन्स्टिट्यूट इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस क्या है और इंटेलिजेंस के पीछे कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, उसका कोई क्लियर डेफिनेशन नहीं है फिलहाल। लेकिन सम ऑफ द मेजर थियरीज ऑफ इंटेलिजेंस दैट हैव इमर्ज ड्यूरिंग द लास्ट 100 ईयर, तो पिछले 100 साल में कुछ थियरीज डेवलप किए हैं फिलोसफर्स ने, ठीक है, साइकोलॉजिस्ट ने। उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखो, सबसे पहला जो थियरी है वो अल्फ्रेड बिनेट एंड टर्मन का है। इसको हम लोग यूनिफैक्टर थियरी भी कहते हैं। नाम याद रखना है, यूनिफैक्टर थियरी वाज गिवन बाय अल्फ्रेड बिनेट एंड टर्मन। अब ये थियरी कहता क्या है? तो अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, इंटेलिजेंस इज रिगार्डेड एज एन एक्टिवनेस विच एनेबल्स अ क्रिएचर टू एडजस्ट इटसेल्फ टू चेंजिंग एनवायरनमेंट। तो चेंजिंग एनवायरनमेंट को लेकर यह थियरी दिया गया था। कोई भी चीज जो है, कोई भी जो इंसान है या फिर जो भी इंटेलिजेंट प्राणी है, वो किस तरह से चेंजिंग एनवायरनमेंट में खुद को एडजस्ट कर सकता है। पीपल होल्डिंग दिस व्यू बिलीव इन बॉर्न ऑल राउंड मेंटल। ये चीज हमें याद रखना, इस लाइन पर कीवर्ड है फ्रेंड्स, ठीक है। तो बेसिकली ये इन बॉर्न बात कर रहा है, ठीक है, इन बॉर्न ऑल राउंड। तो यहाँ पर ऑल राउंड की बात हो रही है, ऑल राउंड मेंटल एफिशिएंसी एज अ साइन ऑफ इंटेलिजेंस। बिनेट, टर्मन एंड सम अदर क्लासिकल साइकोलॉजिस्ट सपोर्टेड दिस व्यू। तो इसको बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट भी किया, लेकिन इसमें कुछ ड्रॉबैक थे जिसकी वजह से इस थियरी को ड्रॉप किया गया। वो ड्रॉबैक्स, व्हाट वाज दैट ड्रॉबैक, वी विल डिस्कस इन दिस टॉपिक ओनली। According to this theory, if one has fund of intelligence, he can utilize it in any area of his life। देखो, यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक हो गया इस थियरी का। बड़ा ड्रॉबैक क्या हो गया? किसमें क्या बात किया, किसी के पास अगर इंटेलिजेंस है तो वो किसी भी फील्ड में जो है अप्लाई कर सकता है अपनी लाइफ में, किसी भी फील्ड में, ठीक है। जबकि ऐसा नहीं है, कोई भी इंसान 1 या 2 फील्ड में इंटेलिजेंट हो सकता है, सारे फील्ड में नहीं हो सकता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल आपके स्क्रीन पर यहाँ पर है। देखो, बट इन आवर प्रैक्टिकल लाइफ वी ऑब्जर्व समथिंग डिफरेंट। अ ब्रिलियंट प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स मे बी एब्सेंट माइंडेड और सोशली इल एडजस्टेड। देखो, अगर कोई बहुत अच्छा मैथमेटिशियन है तो जरूरी नहीं कि वो बहुत ही अच्छा सिंगर हो, बहुत ही अच्छा क्रिकेटर हो, बहुत ही अच्छा स्पोर्ट्समैन हो, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। लेकिन बिनेट एंड टर्मन की थियरी क्या कहती है कि इफ वन हैज फंड ऑफ इंटेलिजेंस, ही कैन यूटिलाइज इन एनी एरिया ऑफ लाइफ। यही सबसे बड़ा जो है इस थियरी के रिजेक्ट होने का कारण बना कि सारे चीजों में हम लोग ऐसा रियल लाइफ में देखते नहीं है। फर्दर एनालिसिस ऑफ scores of in an intelligent test battery shows that different tests in battery are not highly correlated। बेसिकली यहाँ पर उसी की बात हो रही है
हेंस यूनिफैक्टर यहाँ पर आई रहेगा। यूनिफैक्टर, फैक्टर नहीं है, फैक्टर है। यूनिफैक्टर अप्रोच इज टू सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स मॉडल इज नीडेड। तो देखो बिनेट और टर्बन ने ये यूनिफैक्टर थियरी जो दिया था इसको बहुत ही सिंपल, जबकि इंटेलिजेंस इतना सिंपल नहीं है, थोड़ा हमें कॉम्प्लेक्स मॉडल चाहिए था, जिसकी वजह से आगे कुछ लोगों ने कॉम्प्लेक्स मॉडल दिया। वो वाला यूनिफैक्टर थियरी था, मतलब वन फैक्टर। यहाँ पर जो है चार्ल्स स्पीयरमैन ने, फ्रेंड्स याद रखना ये नाम, चार्ल्स स्पीयर ने कौन सा थियरी दिया था? टू फैक्टर थियरी किस पर दिया था? इंटेलिजेंस पर दिया था। ठीक है, कौन से ईयर में दिया था? 1904 में, 1904 में दिस थियरी वाज गिवन बाय द चार्ल्स स्पीयरमैन। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं सो दैट आपको याद हो जाए। Spearman proposed the idea that intelligent behavior is generated by quality within the human mind, which is termed as general factor in human intelligence, calling it G। तो उन्होंने दो फैक्टर बताए, एक तो जो है G फैक्टर, ठीक है, जनरल फैक्टर इसको नाम दिया गया। He proposed that G factor is innate and cannot be developed further. He said that another factor intelligence was special intelligence। इसको इन्होंने S नाम दिया, S फैक्टर नाम दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर दो चीजों की बात हो रही है इसमें थियरी में। एक तो यह है कि जो जन्मजात इंटेलिजेंस होता है लोगों के अंदर, ठीक है, पैदाइशी जो मिलता है, उन्होंने इसको जनरल फैक्टर जी, इसको इन्होंने इन्नेट कहा। ठीक है, और दूसरा है स्पेशल फैक्टर, मतलब स्पेशल इंटेलिजेंस, जिसका मतलब क्या हुआ कि ये इंटेलिजेंस इंसान पैदा होने के बाद जो है, इस दुनिया में आने के बाद अपने मेहनत से, अपने एजुकेशन से और अपने एक्सपीरियंस से डेवलप करता है। तो इन्होंने बहुत शॉर्टकट में निपटा दिया पूरे इंटेलिजेंस को। एक बोला कि जन्मजात होता है कुछ लोगों के अंदर, और एक उन्होंने बोला कि जो होता है वो एजुकेशन और एक्सपीरियंस से इंसान जैसे दुनिया में आने के बाद। जैसे आप अभिमन्यु का केस ले लो, तो अभिमन्यु को जो है चक्रव्यूह तोड़ने का जो है जन्मजात अनुभव तो नहीं था, लेकिन जो जन्मजात उनके अंदर क्वालिटी थी कि माँ के पेट से ही वो सीख लिए थे, लेकिन पूरी तरह से नहीं सीख पाए थे। तो एक तो उन्होंने इसकी बात की कि कुछ इन्नेट होता है, ठीक है, और दूसरा जो होता है वो स्पेशल, जो कि इंसान यहाँ पर आके प्रैक्टिस कर करके अपने एक्सपीरियंस से जो है कुछ एबिलिटीज, कुछ इंटेलिजेंस डेवलप करता है। उन्होंने उसका नाम दिया एस फैक्टर। ठीक है, याद रखना है। तो जी फैक्टर और एस फैक्टर कौन से थियरी से रिलेटेड है? चार्ल्स स्पीयरमैन टू फैक्टर थियरी, ये हमें याद रखना है, इस पर क्वेश्चन आते हैं। लुइस थर्स्टन, अब नेक्स्ट थियरी जो है प्राइमरी मेंटल एबिलिटी पर लुइस थर्स्टन ने दिया। His theory focused on 7 different ability which he called as primary mental ability, the ability that he described over। तो जो है प्राइमरी मेंटल एबिलिटी थियरी किसका नाम है फ्रेंड्स? किसने दिया था? लुइस थर्स्टन ने दिया था। एक बार फिर से मन में रिकॉल कर लो, लुइस थर्स्टन एंड प्राइमरी मेंटल एबिलिटी। सो प्राइमरी मेंटल एबिलिटी थियरीज वर गिवन बाय लुइस थर्स्टन। अब इसमें इन्होंने क्या किया था? 7 कंपोनेंट, 7 चीजों पर इन्होंने फोकस किया। एक वर्बल कॉम्प्रिहेंशन, इंडक्टिव रीजनिंग। वर्बल कॉम्प्रिहेंशन मतलब कोई कितना अच्छा लिख सकता है, बोल सकता है, लैंग्वेज पर कितना कमांड होगा। इंडक्टिव रीजनिंग मतलब कोई कितना जो है रीजनिंग पावर कितना, मैथमेटिकल चीज कितना। इसका तीसरा है जो है परसेप्चुअल स्पीड। परसेप्चुअल स्पीड मतलब होता है फ्रेंड्स कि कोई चीज जो है देख के एनालाइज करके कितनी जल्दी जो है, कितना एक्यूरेटली किसी भी चीज को जो है काम कर सकता है, उसे हम लोग परसेप्चुअल स्पीड कहते हैं। फिर न्यूमेरिकल और अरिथमेटिक एबिलिटी, कोई जो है मैथमेटिक्स में बड़ा स्ट्रांग होता है, बहुत अच्छा होता है मैथमेटिक्स उसका, तो उसको हम लोग न्यूमेरिकल या फिर अरिथमेटिक एबिलिटी कहते हैं। फिर वर्ड फ्लुएंसी है, कुछ लोग बहुत शब्दों के माया जाल बनाने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं, तो उन्हें जो हम लोग वर्ड फ्लुएंसी कहते हैं। बहुत फ्लुएंट होते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छे वक्ता होते हैं। फिर इसके बाद है एसोसिएटिव मेमोरी। एसोसिएटिव मेमोरी मतलब होता है कि दो चीजों के बीच में कैसे जो है लिंक मेमोरी से बिठा के जो है दो चीजों को एक साथ जो है मेमोराइज करके या फिर उसमें लिंक बना के जो है प्रॉब्लम का सलूशन निकाला जा सकता है, उसको हम लोग एसोसिएटिव मेमोरी कहते हैं। फिर स्पेशियल विजुअलाइजेशन है। अब इसमें 2 डायमेंशनल या फिर 3 डायमेंशनल। जैसे मान लो फ्रेंड्स, अगर मैं बोलता हूँ क्यूब, ठीक है, तो जैसे देखो कोई होगा ऐसे क्यूब बना देगा बहुत जल्दी से, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, देखो ये क्यूब की तरह दिख रहा है, ठीक है, ये 3 डायमेंशनल चीज है। लेकिन ये 3 डायमेंशनल जो क्यूब बना है, ये मैंने 2 डायमेंशनल स्क्रीन पर बनाया है। तो ये स्पेशियल विजुअलाइजेशन मतलब बहुत जल्दी किसी भी 2 या 3 डायमेंशनल चीजों के बीच में विजुअलाइजेशन करके अच्छा ड्राइंग, अच्छी चीजें बना सकते हो, उसको हम लोग विजुअलाइज कर सकते हैं। सो थर्स्टन आइडेंटिफाई द above abilities after creating a set of 56 tests were administered on 240 कॉलेज। तो 240 कॉलेज के बच्चों पर इन्होंने टेस्ट किया था। फ्रॉम हिज एनालिसिस ऑफ द रिजल्ट ही डेवलप्ड हिज प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज थियरी। तो ये जो टेस्ट किया था 240 बच्चों पे, कॉलेज स्टूडेंट पर, उस टेस्ट के बेसिस पर इन्होंने ये प्राइमरी मेंटल एबिलिटी थियरी इन्होंने दिया था। कौन दिया था? लुइस थर्स्टन। कितने बच्चों पे किया था? 240, ठीक है।
कॉलेज स्टूडेंट थे वो लोग। तो उम्मीद है आपको ये लुईस थर्स्टन वाला चीज समझ में आ गया होगा। फिर इसके बाद है रेमंड कटल एंड जॉन हॉर्न, इन्होंने भी कुछ थियरी दिया था, थ्री स्ट्रेटन थियरी। देखा तो पहले हमने यूनी फैक्टर पढ़ा, फिर टू फैक्टर पढ़ा, ठीक है, जिसमें जी और एस फैक्टर आ गया। फिर इसके बाद हमने ये लुईस थर्स्टन वाला पढ़ा, मेंटल एबिलिटी। फिर जॉन हॉर्न और रेमंड कटल थ्री स्ट्रेटन थियरी है। अब थ्री स्ट्रेटन थियरी क्या है? ये थियरी 1966 में उन्होंने दिया था, दैट दे डेवलप द फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस। ठीक है, फ्लूइड और क्रिस्टलाइज पे याद रखना, ये सब वर्ड की वर्ड से फ्रेंड्स, इसके बेसिस पर क्वेश्चन जो है सीटेट वाले बना देते हैं, तो हमें इस पर जो है याद रखना है। शॉर्ट नोट्स आप बना सकते हो। दे सेड दैट इंटेलिजेंस कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, फ्लूइड इंटेलिजेंस एंड क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस। तो फ्लूइड में देखो, फ्लूइड पार्ट इज द बायोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ इंटेलिजेंस एंड इट इज मेजर्ड बाय कैलकुलेटिंग द स्पीड ऑफ रीजनिंग एंड मेमोरी कैपेसिटी। तो बायोलॉजिकल मतलब फ्लूइड बायोलॉजिकल एस्पेक्ट से जुड़ा हुआ है। ऑल्सो इट इंक्रीजेज इन टू एडल्टहुड बट डिक्रीजेज एज अ पर्सन ग्रो ओल्ड। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो, फिर डिक्रीज एज पर्सन ग्रो ओल्ड, तो यहाँ पर बेसिकली ये बता रहे हैं कि ये जो बायोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ इंटेलिजेंस है, ठीक है, अब जो ये फ्लूइड और क्रिस्टलाइज्ड की बात हुई है, तो इसमें जो है रीजनिंग एंड मेमोरी कैपेसिटी ऑल्सो इंक्रीजेज इनटू एडल्टहुड बट डिक्रीजेज एज पर्सन ग्रोज ओल्ड। तो जैसे जैसे इंसान जो है की एज बढ़ते जाती है, वैसे वैसे ये जो है डिक्रीज होते जाता है, ये जो इंटेलिजेंस है। अब जो क्रिस्टलाइज्ड है, क्रिस्टलाइज्ड पार्ट ऑफ इंटेलिजेंस इज एक्सपांशन ऑफ स्किल थ्रू लर्निंग। इसमें भी देखो लर्निंग और एक्सपीरियंस की बात की गई है, एजुकेशन और एक्सपीरियंस की। तो क्रिस्टलाइज जो होता है वो धीरे धीरे इंसान के एक्सपीरियंस के साथ एक्सपांड होते जाता है, स्किल्स डेवलप करता है और अपने अनुभव से जो है चीज़ों को सॉल्व करने की, जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसका सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करता है। द सोर्स ऑफ न्यू नॉलेज एंड न्यू एक्सपीरियंस आर अनलिमिटेड, सो दिस टाइप इंक्रीजेस थ्रू आउट लाइफ। तो ये वाला जो, तो बेसिकली हमें कैसे याद रखना है, रेमंड कटल एंड जॉन हॉर्न ने जो थ्री स्ट्रेटम थियरी दिया था उसमें क्रिस्टलाइज और फ्लूइड की बात हुई है। फ्लूइड बेसिकली बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स है, और जो क्रिस्टलाइज्ड है वो जो है जैसे जैसे एज बढ़ता है वैसे वैसे क्या होता है, ये बढ़ते जाता है, और जैसे जैसे लाइफ हमारा जो है आगे बढ़ता है वैसे वैसे ये क्रिस्टलाइज्ड जो इंटेलिजेंस है वो भी क्या होता है, बढ़ते रहता है। लेकिन 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 यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो फ्लूइड वाला है वो डिक्रीज होते जाता है। तो जो फ्लूइड, अगर मैं आपको डिटेल में समझाऊं, जैसे हमारा ब्रेन है, तो ब्रेन में बहुत तरह के फ्लूइड न्यूरोलॉजिकल सिस्टम्स होते हैं, सिग्नल रिसेप्शन रिसीव करने की कैपेसिटी होती है। जैसे अगर आप देखेंगे तो इंसान जब ग्रो होने लगता है तो यंग एज में उसकी आंखों की नज़र बहुत तेज होती है, लेकिन जैसे जैसे बूढ़ा होने लगता है आंखों की नज़र जो है कम होने लगती है। तो ये फ्लूइड की बात की है, ठीक है। और दूसरा चीज यहाँ पर जो क्रिस्टलाइज्ड की बात है, यहाँ पर जो इंसान अपने एक्सपीरियंस से, अपने नए स्किल जो डेवलप करता है, जो एजुकेट होता है, उससे जो सीखता है, प्रॉब्लम सॉल्व करने की जो कला उसके अंदर आती है, उसे उन्होंने क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस का नाम दिया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, होवर्ड गार्डनर मल्टीपल इंटेलिजेंस थियरी। ये जो है बहुत ज़्यादा फेमस है और कई बार सीटेट में पूछा जाता है इस पर क्वेश्चन। और होवर्ड गार्डनर ने जो है 7 जो है इंटेलिजेंस की थियरी दी है, 7 बेसिकली, एक और ऐड किया उन्होंने तो 8 हो जाता है। He proposed different type of intelligence in the late 1990s. Gardner added one new type of intelligence, calling it naturalistic intelligence. देखते हैं ये इंटेलिजेंस है क्या, इसके एग्जांपल्स क्या हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। नाउ अकॉर्डिंग टू होवर्ड एंड गार्डनर, ठीक है, पहला जो इंटेलिजेंस है वो है लिंग्विस्टिक, ठीक है। अब लिंग्विस्टिक में क्या आता है, इट इन्वॉल्व सेंसिटिव टू स्पोकन एंड रिटन लैंग्वेज। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, लिंग्विस्टिक मतलब स्पोकन एंड रिटन लैंग्वेज, द एबिलिटी टू लर्न लैंग्वेज एंड कैपेसिटी टू यूज लैंग्वेज टू अकॉम्प्लिश सर्टेन गोल्स। देखो, जिसका लैंग्वेज पर बहुत अच्छा कमांड होता है, जिसको बोलना बहुत अच्छे से आता है, अपने गोल को बोल के बहुत अच्छे से अचीव कर सकता है। राइटर्स, poets, lawyers and speakers are among those that have high linguistic intelligence। तो इसमें एग्जांपल्स क्या है, राइटर जो लेखक होता है, जो कवि होता है, जो वकील होता है, जो स्पीकर्स होते हैं, दे हैव दिस टाइप ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है। दूसरा है म्यूजिकल,
Musical, it involves skills in the performance, composition, and appreciation of musical patterns. Musician and composers have this intelligence in abundance. तो जो म्यूजिशियन होते हैं, जो कंपोजर्स होते हैं, उनके अंदर ये ज़्यादा इंटेलिजेंस जो म्यूजिकल इंटेलिजेंस है, ये इनके अंदर ज़्यादा होती है, ठीक है। और इसकी वजह से अपने जो चीज़ों को अच्छे से म्यूजिक बना पाते हैं, अच्छे कवि, अच्छे जो है बेसिकली आप कह सकते हो कि अच्छे गाने बनाते हैं, तो उसमें ये इंटेलिजेंस आ जाता है। फिर इसके बाद है लॉजिकल में आपका मैथमेटिकल इसमें क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ कैपेसिटी टू एनालाइज प्रॉब्लम्स लॉजिकली, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स को लॉजिकली कैसे सॉल्व किया जाए, इसमें ये जो है इंटेलिजेंस उसमें आता है। कैरी आउट मैथमेटिकल ऑपरेशन एंड इन्वेस्टिगेट इशू साइंटिफिकली, तो जो लॉजिकल मैथमेटिकल जो इंटेलिजेंस है वो जिसके अंदर ज्यादा होता है, वो किसी भी चीज को साइंटिफिक वे में देखता है। दिस डायमेंशन ऑफ इंटेलिजेंस इज एसोसिएटेड विथ साइंटिफिक एंड मैथमेटिकल थिंकिंग। तो इसमें जैसे जो साइंटिस्ट होते हैं और जो मैथमेटिशियन होते हैं, उनमें ये ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, थोड़ा माफ़ी चाहूँगा अगर आपको थोड़ा आवाज़ आ रही होगी, लेकिन ये थोड़ी देर की बात है। तो मैं आपको बता रहा था कि ये जो इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंस सोशल विद द साइंटिफिक एंड मैथमेटिकल, ठीक है, तीसरा हो गया। चौथा जो है वो स्पेशियल, ठीक है, स्पेशल इंटेलिजेंस, इट इज द पोटेंशियल टू रिकॉग्नाइज एंड यूज द पैटर्न्स ऑफ वाइड स्पेस एंड मोर कन्फाइंड एरियाज। अब ये किस में आता है, आर्टिस्ट एंड डिजाइनर हैव मोर ऑफ दिस डायमेंशन ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है। मतलब स्पेस से रिलेटेड जुड़ा स्पेसेस एंड मोर कन्फाइंड एरिया जो होता है, जैसे आर्टिस्ट हो गया, डिजाइनर हो गया, वो कितने अच्छे से 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल चीज़ों को पेपर पर, स्क्रीन पर अच्छे से बना पाते हैं, तो इनके अंदर ये इंटेलिजेंस होता है। तो ये हमें याद रखना है, आर्टिस्ट एंड डिजाइनर के अंदर कौन सा डायमेंशन ऑफ इंटेलिजेंस है, तो वो है स्पेशियल। फिर बॉडीली काइनेस्थेटिक है, इट इज द एबिलिटी टू मेंटल एबिलिटीज टू कोऑर्डिनेट बॉडी मूवमेंट, ठीक है, जो अपना बॉडी मूवमेंट जो है अच्छे से कोऑर्डिनेट अपने माइंड के साथ कर पाता है, उसके अंदर कौन सा इंटेलिजेंट होता है, बॉडीली काइनेस्टिक। Mental and physical activity are related, so the potential of using one's whole body or parts of the body to solve a problem is covered by this form of intelligence. अब ये किस में आता है, एथलीट्स एंड स्पोर्ट्स पर्सन में हैव दिस फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस इन हाई मेजर। तो जो स्पेशलिस्ट जो एथलीट होते हैं उनके अंदर, और जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं उनके अंदर ये इंटेलिजेंस पाया जाता है। कौन सा, बॉडीली काइनेस्टिक। तो ये नाम से पूछा जाता है एग्जाम में कि इनके अंदर कौन सा इंटेलिजेंस होगा, तो आपको ये याद रखना है फ्रेंड्स। इसके बाद है 6 नंबर का इंटेलिजेंस, जिसको हम लोग कहते हैं इंट्रापर्सनल। फ्रेंड्स यहाँ पर स्पेलिंग पर ध्यान देना है, ये है इंट्रापर्सनल। दिस इज द कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड वन सेल्फ, टू एप्रिसिएट वंस ओन फीलिंग, fears and motivation and to be able to use such information to regulate our lives। तो ये जिसके अंदर खुद का अंदर के अपने आप को पहचानने की जिसको कला होती है, और खुद को समझ पाते हैं, और खुद के फीलिंग्स को अप्रिसिएट कर पाते हैं, डर को, मोटिवेशन, जो भी चीज़ें हैं जो इनेट जो इंटरनल होती हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग जो है इंट्रापर्सनल कहते हैं। क्योंकि दूसरा जो है ना वो इंटरपर्सनल है। अगर आप यहाँ पर 7 नंबर का इंटेलिजेंस देखेंगे तो ये इंटरपर्सनल है, ठीक है। ये इंट्रापर्सनल मतलब क्या होता है कि खुद को अंदर से पहचानना, ठीक है। जैसे देखो फ्रेंड्स, हम लोग बोलते हैं इंटरनेट, ये वर्ड पर ध्यान देना है, इंटरनेट, ठीक है। और एक होता है इंट्रानेट। जैसे इंटरनेट है तो बेसिकली इस पे आप कुछ भी सर्च कर सकते हो, गूगल हो गया, याहू हो गया, या फिर आप जो है वर्ल्ड वाइड आप कुछ भी सर्च कर सकते हो, उसको हम लोग इंटरनेट कहते हैं। लेकिन इंट्रानेट किसको कहते हैं, जैसे मान लो कोई कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी है, मान लो 10-12 महले की बिल्डिंग है, तो उसे बिल्डिंग के अंदर अगर आपको मान लो कोई नेट चलाना है, ठीक है, बिल्डिंग के अंदर जो भी ऑफिस के फाइल्स हैं, मतलब विद इन द ऑफिस अगर आपको नेट चलाना है तो उसको हम लोग इंट्रानेट कहते हैं, ठीक है। तो इंट्रानेट और इंटरनेट में हम लोग को ये फ़र्क समझना है, ठीक है। आप उसमें जो है इंट्रानेट पे जो है हर चीज़ आपके लिए एक्सेसिबल नहीं होती, इंटरनेट पर आप हर चीज़ देख सकते हो। तो इंटरपर्सनल ऐसे ही एक वर्ड है
इंटरपर्सनल मतलब बाहर के लोगों को भी समझ सकते हो। इंट्रा मतलब सिर्फ अंदर की चीज़ों का, आप अपने अंदर, अपने भीतर, अपनी खुशी, अपना जो भी अपना फीलिंग, अपना वीकनेस है, अपना जो भी स्ट्रांग पॉइंट है, उसको समझ के जो है हम कैसे अपने प्रॉब्लम्स को, अपने लाइफ के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, उसको हम लोग इंट्रा पर्सनल कहते हैं। और इंटरपर्सनल, व्हाट इज इंटरपर्सनल? दिस इज द कनेक्ट कंसर्न विद द कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड द इंटेंशन, मोटिवेशन एंड डिजायर ऑफ अदर पीपल। तो जब आप लोगों को समझने लगते हो, किसी किसी के अंदर ये बहुत अच्छी कला होती है कि लोगों का जो है जो पर्सनालिटी वो रीड कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं कि आदमी किस तरह का होगा, किस नेचर का है, ठीक है, उसका जो है हर चीज़ समझ लेते हैं। ये एक इंटेलिजेंस है, डायमेंशन है इंटेलिजेंस का। तो ये दूसरे आदमी का, और ये क्या है, ओन्स फीलिंग। देखो आप यहाँ पर ओन्स फीलिंग और यहाँ पर अदर पीपल है। तो जब आप खुद को समझने की कला आपके अंदर अच्छे से होती है तो उसको हम लोग इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस कहते हैं। और जब आप दूसरों को समझने लगते हो अच्छे से, जो जिसके अंदर एक कला होती है, तो उसे हम लोग इंटरपर्सनल कहते हैं फ्रेंड्स। इट अलाउज पीपल टू वर्क इफेक्टिवली विद अदर educators, salesperson, religious and political leaders and counselors have a well developed interpersonal intelligence। तो देखो जो काउंसलर होते हैं, ठीक है, इनके अंदर ये टैलेंट होता है, ये डायमेंशन, ये स्किल होता है, ये जो इंटेलिजेंस होता है। एजुकेटर्स जैसे टीचर हो गए, टीचर कैसे बच्चों को समझ जाता है, किसी बच्चे को क्या नहीं समझ में आया, क्या डाउट हो सकता है, ठीक है। तो इंटरपर्सनल जो है इंटेलिजेंस होना जरूरी है एक टीचर्स के लिए भी। सेल्स पर्सन अपने ग्राहक को देख के समझ जाते हैं कि इसके किस तरह से अपनी चीज़ें बेची जा सकती है, इसकी क्या रिक्वायरमेंट है। रिलीजियस एंड पॉलिटिकल लीडर्स जो होते हैं, ठीक है, वो भी जो है दूसरों की भावनाओं को समझ के जो है उस तरह से रिएक्ट करते हैं। तो ये सब जो है डायमेंशंस हैं किसके, इंटेलिजेंस के। और लास्ट वाला जो ऐड किया था वो है, अच्छा देखो यहाँ पर नेचुरलिस्ट डायमेंशन है। अब ये किसके, ये जो हमारा इंटेलिजेंस है ये किसके अंदर होता है? देखो, दिस इज द एबिलिटी ऑफ रिकॉग्नाइजिंग प्लांट्स, एनिमल्स एंड मिनरल्स। गार्डनर बेस्ड हिज रिसर्च ऑन हिज स्टडी ऑफ स्ट्रेंज केसेस लाइक। अब देखो ये जो नेचुरलिस्ट है, ये जो इंटेलिजेंट है, ये किसके अंदर होता है? जो बहुत अच्छे से पौधों के बारे में जानते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे, जैसे अगर मैं कोई भी अगर मैं हिंदू धर्म की बात करूं तो यहाँ पर जो है जब लक्ष्मण जी को जब बाण लगी, ठीक है, तो सिर्फ सुसेन वैद्य को ही पता था कि ये जो बाण लगा है, जो शक्ति लगी है, ये कैसे ठीक होगा। तो उन्होंने बताया कि संजीवनी बूटी लानी पड़ेगी। अब उन्हें कैसे पता कि संजीवनी बूटी? क्योंकि उनके अंदर ये टैलेंट था। वो बहुत सारे लोग पौधों को देख के समझ जाते हैं, जो आदिवासी होते हैं हमारे देश में, वो पौधों को देख के समझ जाते हैं कि ये पौधा किस काम आ सकता है। के अंदर ये स्किल्स होता है, तो वो किस में आएगा? ये नेचुरलिस्ट में आएगा, ठीक है। तो इस तरह जो है, जो एनिमल्स के बारे में अच्छे से जानते हैं, मिनरल्स के बारे में अच्छे से जानते हैं, ठीक है। तो जमीन के अंदर क्या मिलता है, लोहा, सोना, तांबा, एल्युमिनियम, जो भी है, मिनरल्स के बारे में अच्छे से जानते हैं। और फिर इसके बाद इस तरह की चीज़ें नेचुरलिस्ट में आता है। तो हमें याद रखना रिकॉग्नाइजिंग प्लांट्स में। और फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो रिलीजियस एंड पॉलिटिकल लीडर्स, इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ये कौन सा इंटेलिजेंस है? इंटरपर्सनल में आता है, ठीक है। लिंग्विस्टिक में मत चले जाना, ठीक है। जो पहला है लिंग्विस्टिक, मतलब देखो यहाँ पर जो पहला वाला जो है लिंग्विस्टिक, ठीक है, तो इसमें बेसिकली राइटर, पोएट्स, लॉयर एंड स्पीकर्स आते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें जो है पॉलिटिकल चीज़ें जो होती हैं, पॉलिटिकल लीडर्स जो होते हैं, स्पिरिचुअल जो लीडर्स होते हैं, वो जो है आते हैं इंटरपर्सनल में, ठीक है। अब देखो यहाँ पर पीपल हु हैड लॉस्ट मेंटल एबिलिटी एंड इम्प्रूव। तो बेसिकली क्या कहा जा रहा है कि गार्डनर बेस्ड हिज रिसर्च ऑन हिज स्टडीज ऑफ स्ट्रेंज केसेस, लाइक बहुत स्ट्रेंज केसेस में, जैसे कि कोई अपना मेंटल एबिलिटी लूज कर चुका है, एंड इम्प्रूव्ड अदर, ठीक है। तो मतलब उसका मेंटल एबिलिटी कम हो गया, लेकिन धीरे धीरे वो खुद के अंदर जो है दूसरे जो है चीजें डेवलप कर लेता है। पीपल हु एक्सेल्ड इन वन बट नॉट इन अदर्स, एंड पीपल हु डेवलप देयर स्किल्स इन द एब्सेंस ऑफ अदर्स। तो जैसे कि जो लोग जो है किसी चीज़ में एक्सेल हैं बट दूसरे में नहीं है, उन पर रिसर्च किया गार्डनर ने। और जो लोग जो है स्किल डेवलप किए, क्योंकि उनके पास दूसरा कोई स्किल डेवलप करने का साधन नहीं था, तो उन्होंने ये स्किल डेवलप कर लिया। तो इस तरह से जो है ये 8 बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आता है। अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में अगर आप देखेंगे इस पर क्वेश्चन की भरमार है। जो नेक्स्ट वीडियो में PYQ है जो इस चैप्टर का, उसमें आप देखना। नेक्स्ट है ट्रायर्कियल थियोरी ऑफ इंटेलिजेंस, रॉबर्ट स्टैनबर्ग ने दिया था, ठीक है। उन्होंने जो है ट्रायर्कियल थियोरी इंटेलिजेंस इन 1985 में दिया फ्रेंड्स।
दिस थ्योरी वॉज अमंग द फर्स्ट टू गो अगेंस्ट साइकोमेट्रिक अप्रोच। ठीक है, तो ये साइकोमेट्रिक अप्रोच के अगेंस्ट था ये इंटेलिजेंस एंड टेक अ मोर कॉग्निटिव अप्रोच। तो ये बेसिकली यहाँ पे याद रखना है कि ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस जो रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने दिया था वो कॉग्निटिव अप्रोच था, वो ये याद रखना है। He said that intelligence is how well an individual deals with environmental changes throughout one's lifespan. Sternberg's theory comprised 3 parts। तो ये 3 parts हम लोग देखते हैं क्या क्या है। ठीक है, तो पहला है कॉम्पोनेंशियल। दिस इज एसोसिएटेड विद द एनालिटिकल गिफ्टेडनेस। ठीक है, एनालिसिस में जिसको एनालिटिकल गिफ्टेड लोग होते हैं, एनालिटिक जो मतलब डेटा को देख के बता देंगे हाँ आगे क्या होने वाला है, विच इज हेल्पफुल इन बीइंग एबल टू टेक अपार्ट प्रॉब्लम एंड बीइंग एबल टू सी सोल्यूशन नॉट सीन बाय दोज लेस गिफ्टेड। देखो बहुत सारे लोग डेटा देख के बता देते हैं कि आगे जैसे शेयर मार्केट वगैरह हो गया क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। ठीक है, जो लोग नहीं देख पाते वो अपने जो है इस टैलेंट इस स्किल की वजह से देख पाते हैं। दूसरा है एक्सपीरियंशियल। दिस डील्स विद द हाउ वेल अ टास्क इज परफॉर्म्ड विद रिगार्ड टू हाउ फैमिलियर इट इज, दैट इज वेदर इट इज नोवेल्टी नॉट डन बिफोर और ऑटोमेटेड डन मेनी टाइम्स अर्लियर एंड कैन परफॉर्म विदाउट मच थिंकिंग। तो बहुत सारा देखो क्या होता है, बहुत सारे लोग एक ही काम बार बार करते हैं तो उसमें वो एक्सेल कर लेते हैं, उसमें वो जो है एक्सपर्ट हो जाते हैं। लेकिन वही अगर कोई नया बंदा अगर काम करने जाए तो उसको जो है बहुत प्रॉब्लम होता है। ठीक है, और वो नहीं कर पाएगा उतने ढंग से, तो एक्सपीरियंशियल में आ जाता है। एक्सपीरियंस से बेसिकली एंड प्रैक्टिकल और कॉन्टेक्चुअल। सो तीसरा जो डोमेन है वो दिस डील्स विद द मेंटल एक्टिविटी इन्वॉल्व इन रीचिंग फिटिंग टू कॉन्टेक्स्ट थ्रू द 3 प्रोसेस अडाप्टेशन शेपिंग एंड सिलेक्शन। तो अडाप्टेशन शेपिंग एंड सिलेक्शन जो है इसमें आता है। सॉरी, इंडिविजुअल क्रिएट एन आइडियल फिट बिटवीन देमसेल्फ एंड देयर एनवायरनमेंट। दिस टाइप ऑफ एबिलिटी इज ऑफन रेफर्ड एज बीइंग स्ट्रीट स्मार्ट। ठीक है, तो ये 3 जो है हमको याद रखना है। किसमें है, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ट्रायर्कियल थियरी ऑफ इंटेलिजेंस दिया था इन्होंने, और इसके बाद फिर एडवर्ड थॉर्नडाइक है मल्टीपल फैक्टर थियरी। तो इसमें जो है ही आइडेंटिफाई 4 की फैक्टर टू मेजर इंटेलिजेंस। तो पहला क्या है, लेवल ऑफ डिफिकल्टी ऑफ टास्क, रेंज ऑफ डिफरेंट टास्क ऑफ सेम डिफिकल्टी दैट अ पर्सन कैन परफॉर्म विथ कंसिस्टेंसी, एरिया ऑफ वेरियस डिसिमिलर सिचुएशन, और इसके बाद है स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स ऑफ अ पर्सन टू कैरी आउट एक्टिविटी। तो बेसिकली इसमें कुछ ज़्यादा कुछ नया नहीं कहा, जो पिछले के लोगों ने कहा उसी को मॉडिफाई करके एडवर्ड थॉर्नडाइक ने मल्टीपल फैक्टर थियरी दिया था। Thorndike suggested that all tests to measure intelligence must test these 4 attributes। तो बेसिकली ये जो 4 एट्रीब्यूट्स हैं, 4 उन्होंने जो लाइन लिखे थे उस पर उन्होंने सजेशन दिया कि जब भी आप टेस्ट कर रहे हैं, थॉर्नडाइक सजेस्टेड टेस्ट टू मेजर इंटेलिजेंस, तो ये 4 चीज जरूर इन्वॉल्व होनी चाहिए। लेवल ऑफ डिफिकल्टी ऑफ टास्क, सही बात है कि अगर आप जो है कोई टास्क करें तो उसका डिफिकल्टी लेवल डिफाइन होना चाहिए अच्छे से। रेंज क्या होना चाहिए वो भी इंपॉर्टेंट है। और एरिया, अब हर इंसान जो है अलग अलग एरिया में एक्सपर्ट होता है। ठीक है, तो वो एरिया भी बहुत जरूरी है। ठीक है, स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स ऑफ अ पर्सन टू कैरी आउट एक्टिविटी, तो मतलब कितने स्पीड से वो कर ले रहा है। ठीक है, एक आदमी होता है बहुत ज्यादा टाइम लेता है किसी काम करने में, वही काम जो है किसी एक्सपर्ट दोगे जिसका इंटेलिजेंस है उस फील्ड में, वो जल्दी से कर लेगा। जॉर्ज कैली 5 मेंटल एबिलिटीज, ये भी ये नंबर भी याद रखना। 5 मेंटल एबिलिटीज थियरी किसने दिया था, जॉर्ज कैली ने। ही इज मोर वेल नोन फॉर हिज वर्क ऑन कॉग्निटिव साइकोलॉजी, पर्सनालिटी एंड पर्सनल कंस्ट्रक्ट। ही सजेस्टेड दैट इंटेलिजेंस कंप्राइज द फॉलोइंग 5 मेंटल एबिलिटीज। 5 मेंटल एबिलिटीज क्या है, कॉम्प्रीहेंशन, स्पेशल एबिलिटी, मेमोराइजिंग एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, परसेप्चुअल एबिलिटी। देखो ऊपर के स्लाइड्स में हम लोग ये बात कर चुके हैं। ठीक है, कि क्या होता है ये स्पेशल एबिलिटी, मेमोराइज किसी का मेमोरी बहुत शार्प होता है, न्यूमेरिकल किसी का मैथमेटिक्स बड़ा स्ट्रांग होता है, किसी का परसेप्चुअल एबिलिटी होता है। ठीक है, देख के विजुलाइज करके बहुत अच्छे से चीज़ों को समझ जाता है। तो ये 5 जो है चीज़ें जो है जॉर्ज कैली ने बोली थी। अब ये तो हो गया थियरिस्ट, खत्म हो गया फ्रेंड्स यहाँ पर। अब हम लोग बात करेंगे इंटेलिजेंस का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। अब इसमें जो है जनरल टाइप के क्वेश्चन बनते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटेलिजेंस में। अब देखो क्या है, इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो इंटेलिजेंस हर पर्सन का अपना अपना अलग अलग जो है इंटेलिजेंट होते हैं। इट इज प्रोसेस दैट डेवलप थ्रू आउट द लाइफ ऑफ अ पर्सन। ये थ्रू आउट लाइफ डेवलप होता रहता है। इट हेल्प्स अ लर्नर टू इम्प्रूव लर्निंग फ्रॉम द कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। इट एनेबल्स पीपल टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन रॉन्ग एंड राइट। तो इंटेलिजेंस से हमें पता चलता है कि क्या चीज़ सही है क्या गलत है,
इससे हम जज कर पाते हैं। इट एनेबल्स लर्निंग एंड प्ले अ मेजर रोल इन इंडिविजुअल सक्सेस इन लाइफ। तो कोई भी इंसान कितना सफल है, इसमें इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा रोल होता है। इट एनेबल्स पीपल टू लर्न फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंस। और इंटेलिजेंस से ही हमें भूतकाल में जो पास्ट में हमने जो चीज़ें सीखी हैं, जो की हैं, जो गलतियां की हैं, जो अच्छी चीज़ें की हैं, उससे एक्सपीरियंस लेते हैं हम, ये इंटेलिजेंस में आ जाता है। इट इज़ अफेक्टेड बाय हेरिडिटी, ठीक है, हेरिडिटी से भी रिलेटेड है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, एजुकेशन और एक्सपीरियंस, बट डज नॉट वेरी ड्यू टू जेंडर डिफरेंस। ये याद रखना है कि जो हमारा इंटेलिजेंस है वो जेंडर, मतलब ऐसा नहीं कि लड़का ही स्मार्ट होगा लड़कियां नहीं होंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इवन गर्ल्स आर वेरी स्मार्ट। कोई भी एनीवन कैन बी स्मार्ट, और आप बोल सकते हो कोई भी इंटेलिजेंट हो सकता है, ठीक है। जेंडर से बिल्कुल भी लेना देना नहीं है इंटेलिजेंस का। फिर मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, तो बहुत सारे टेस्ट हुए इंटेलिजेंस मेजर करने के लिए। देखो, वेरियस इंडिविजुअल टेस्ट हैव बीन यूज्ड टू टेस्ट इंटेलिजेंस ऑफ इंडिविजुअल। द मेन इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट आर द स्टैनफोर्ड बिनेट इंटेलिजेंस टेस्ट, द वेस्लर इंटेलिजेंस टेस्ट फॉर चिल्ड्रन एंड वेस्लर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल, ठीक है। तो ये जो है टेस्ट है जो लेकिन द मेन इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट इज व्हाट, स्टैनफोर्ड बिनेट इंटेलिजेंस। इसके बारे में हम लोग आगे देखते हैं। स्टैनफोर्ड बिनेट इंटेलिजेंस क्या है, देखो, दिस वाज ओरिजिनली डेवलप्ड इन 1905 एज द बिनेट सिमन इंटेलिजेंस स्केल बाय फ्रेंच साइकोलॉजिस्ट एल्फ्रेड बिनेट एंड थियोडोर साइमन। तो इन दोनों ने मिलकर डेवलप किया था। इट वाज एडमिनिस्टर्ड टू चिल्ड्रन टू इवैल्यूएट देयर परफॉर्मेंस, दैट इज मेंटल एज, एट अ गिवन chronological age. Its feature and history of the development are the mental age, chronological age are ratio called mental quotient, जिसको हम लोग MQ कहते हैं, ठीक है। क्या है, इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट लाइन है, द मेंटल एज क्रोनोलॉजिकल एज रेशियो, ठीक है। मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, मेंटल क्वोशेंट वाज यूज्ड टू एवेल्युएट चाइल्ड्स लर्निंग पोटेंशियल। तो चाइल्ड के अंदर कितना पोटेंशियल है लर्निंग का, कितना अच्छे से चीजों को सीख रहा है, वो जो है MQ से, मेंटल क्वोशेंट से डिफाइन किया गया उन्होंने। फिर इसके बाद है लुइस टर्मन एंड स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी रिवाइज द बिनेट साइमन स्केल इन 1916। तो देखो, बिनेट और साइमन जो ऊपर हमने पढ़ा उसको जो है रिवाइज किया गया 1916 में, 1916 में। किसने रिवाइज किया, लुइस टर्मन ऑफ स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में थे और इन्होंने इसको रिवाइज किया। अब क्या रिवाइज किया, द रिवाइज स्केल कॉल्ड द Stanford Binet intelligence scale retained the concept of mental and chronological age but introduced the concept of intelligence, that is IQ, जिसे हम बहुत फेमस वर्ड्स कहते हैं IQ, ठीक है। इंटेलिजेंस टेस्ट है, अराइव्ड बाय द फॉर्मूला। तो यहाँ पर फाइनली उन्होंने एक फॉर्मूला दिया। वो फॉर्मूला क्या कहता है कि जो इंटेलिजेंस क्वेश्चन होगा, मतलब जो IQ होगा, वो मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100 कर देना है, तो आपको जो है IQ मिलेगा। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो फ्रेंड्स, तो यहां पर जो स्टैनफोर्ड बिनेट इंटेलिजेंस था वो MQ मेजर करता था, मतलब कि वो मेंटल क्वेश्चन मेजर करता था। लेकिन जो रिवाइज स्केल आया, लुइस टर्मन जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के थे, उन्होंने जो है IQ दिया, और IQ में उन्होंने क्या किया, सिर्फ मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया, ठीक है। तो देखो यहां पर भी मेंटल एज है, देखो यहां पर मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज, यहां पर भी वही है, मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज, बट यहां पर 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या बन गया, IQ। तो MQ और IQ में क्या रिलेशन है, तो आप बोल सकते हो IQ इज इक्वल टू MQ इंटू 100, ये एक फॉर्मूला आप याद रख सकते हो। और MQ क्या है, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज। आगे बढ़ते हैं। It is the cognitive ability and intelligence test used to diagnose development or intelligence deficiency in young children. The test measure 5 weightage factor: knowledge, quantitative reasoning, visual spatial processing, working memory and fluid reasoning. ठीक है, ये सब जो है डिफरेंट है। मैं ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि इतना हमारे सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से डिटेल में ज़्यादा नहीं पूछा जाता ये। Revised this makes it useful for testing adult as well as children. Latest revision of this test was released in 2003. तो 2003 में फिर से रिवाइज दिया गया था। यहाँ पर इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, इन दिस टेस्ट अ पर्सन स्कोर फॉर करेक्ट आंसर इज कंपेयर टू टेबल ऑफ स्कोर ऑफ टेस्ट टेकर
ऑफ द सेम एज विद द एवरेज स्कोर ऑलवेज स्केल टू 100। तो 100 अगर आता है तो वो एवरेज स्कोर माना जाएगा, मीनिंग दैट मेंटल एज क्रोनोलॉजिकल एज मतलब दोनों क्या है, इक्वल है। देखो फ्रेंड्स, अगर फॉर्मूला आप ध्यान से देखो तो फॉर्मूला क्या था हमारा आईक्यू का, वो मेंटल एज था डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। तो यहां पर अगर 100 आ रहा है, 100 कब आएगा, जब ये दोनों चीजें बराबर होंगी, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों बराबर होंगी, तो हम लोग कह सकते हैं आई क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा 100। क्योंकि मान लो ये 50 है, नीचे भी 50, 50/50, 50 डिवाइड बाई 50 यू विल गेट 1। तो आंसर आएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 100, आपको मिलेगा 100। तो मतलब इसको एवरेज मान लेंगे हम। अब स्कोर बिटवीन 90 एंड 100 आर लेबल्ड एज नॉर्मल एंड अबाउट 130 एज सुपीरियर एंड बिलो 70 मेंटली डेफिशिएंट और रिटार्डेड। तो ये हमें याद रख लेना, अगर आईक्यू आपका जो है अगर 100 आता है तो नॉर्मल माना जाएगा, ठीक है। मतलब इसका मतलब क्या हो गया कि मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज दोनों क्या है, बराबर है। स्कोर बिटवीन 90 और 110 को क्या मानेंगे हम लोग, नॉर्मल मानेंगे, ठीक है। और अबाउट 30 सुपीरियर, और 70 से अगर इफ इट इज बिलो 70 देन इट इज डेफिशिएंट और रिटार्डेड, मतलब जो है उसका बौद्धिक क्षमता, वो आईक्यू लेवल जो है क्या है उसका कम है बच्चे का। फिर वेस्लर इंटेलिजेंस टेस्ट है। अब इसमें जो है वेस्लर, डेविड वेस्लर इन 1896 टू 1981, ये इनका जन्म और मृत्यु का तारीख है। डेवलप्ड द वेस्लर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल इन 1939, रिवाइज्ड एज द WAISR। सो ऑल्सो डेवलप्ड Wechsler Intelligence Scale for Children in 1949, revised as the WISCR. The revised form of these scale are still widely used. They contain two subscale, verbal and performance, which provides verbal IQ and performance IQ. तो फ्रेंड्स इसमें जो इम्पोर्टेंट मैं आपको बता दूं कि जो वेस्लर इंटेलिजेंस चीज है वो जो है वर्बल IQ की बात करता है, परफॉर्मेंस IQ की बात करता है। द सब स्केल आर कंबाइंड फॉर द टोटल आईक्यू, तो बाद में जो है टोटल आईक्यू से कैलकुलेट कर लिया जाता है। इसमें इतना ही इंपॉर्टेंट है, बस याद रखना वेस्लर इंटेलिजेंस स्किल जो है वर्बल आईक्यू और परफॉर्मेंस आईक्यू की बात करता है। तो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अब इसका नेक्स्ट वीडियो जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वो जरूर जाके देखो, उसमें आपको पता चलेगा कि इस चैप्टर में से जितना मैंने कराया है उसमें से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और इसी के बेसिस पर क्वेश्चन बनेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिए। थैंक यू।